ना जाने कितने ही सालों से हम इंसान इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, पर इस अनंत काल में हमेशा ही एक क्वेश्चन उठ के आता है कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हम यहाँ एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कौन सी वो शक्ति है जो हमें यहाँ पे एग्जिस्ट कराती है। साइंस का इस बारे में कुछ और कहना होता है और जो लोग धर्म में मानते हैं उनका कुछ और कहना होता है। धरती, आकाश, बादल, सूरज, ये एग्जिस्ट तो वहाँ पे करते हैं। साइंस ने आज ये भी फिगर आउट कर लिया है कि कैसे ये सारी चीज़ें सिंक में काम करती हैं, कैसे ग्रेविटी सिंक में काम करता है। पर इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का क्या कहना है, और क्या जो साइंस कह रहा है वो सही है, या फिर जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं वो सही है, या फिर दोनों के दोनों सेम चीज़ें कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एज वेल एज रिलीजन, और आई शुड से आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। बर्थ ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू साइंस। ऐसा कहा जाता है कि द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, एंड द मोर वी गेट टू नो अबाउट द यूनिवर्स द मोर वी फाइंड आउट दैट वी नो नथिंग अबाउट इट। वैसे तो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को लेकर साइंस के पास भी कई सारी थियरीज है, बट वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड वाइडली एक्सेप्टेड थियरीज इज द बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी एक टाइनी, हॉट एंड डेंस पॉइंट की तरह, जिसे साइंटिफिक टर्म्स में हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी को अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो ये एक ऐसा कंडीशन या फिर स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि वहाँ पे फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता। ये सिंगुलैरिटी साइज में बहुत छोटी सी होती है, मानो किसी ब्लैक होल की तरह, सिर्फ कुछ मिलीमीटर से बड़ी। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करता था काफी पहले, बिग बैंग होने से भी पहले, एंड ये जो सिंगुलैरिटी थी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी। क्यों? क्योंकि इस सिंगुलैरिटी में इतने छोटे से साइज में पूरे यूनिवर्स की एनर्जी प्रेजेंट थी, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा चार्ज था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और इसलिए जब आज से कुछ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये टाइनी सा पॉइंट एक अनइमेजिनेबल फोर्स के साथ वायलेंटली एक्सप्लोड हुआ, तो इसी में से निकले थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर, टाइम, एनर्जी एंड स्पेस, और फॉर्म हुआ था व्हाट वी कॉल टुडे हमारा यूनिवर्स। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि ऐसा नहीं कि स्पेस बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। इनका ये मानना है कि बिग बैंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेस में नहीं हो रहा था। इट हैपेंड व्हेन द सिंगुलैरिटी एक्सप्लोडेड, एंड दिस एक्सप्लोजन लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्पेस इटसेल्फ। स्पेस पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सिंगुलैरिटी थी, वो एक्सप्लोड हुई, तब जाके स्पेस बना। अब इस वायलेंट एक्सप्लोजन के बाद इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई ना कि पूरे स्पेस में बहुत ज्यादा हीट फैल गई थी। वो इतना ज्यादा हॉट था कि वहाँ पे किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। बट सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर हमारा यूनिवर्स इतना ही हॉट था तो फिर ये प्लैनेट, स्टार्स, क्लाउड्स, नदियां, मैं, तुम एग्जिस्टेंस में आई कैसे? वेल, इसका कारण था इन्फ्लेशन। बट वेट, ये वो महंगाई वाला इन्फ्लेशन नहीं है, ये कोई और इन्फ्लेशन है जिसका नाम है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जस्ट आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स वाज यंग as 1 trillionth of a trillionth of a trillionth of a second young, तब द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। और ये एक्सपेंशन ना कोई ऐसा वैसा एक्सपेंशन नहीं था। अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन थियरी ये एक्सपेंशन इतना ज्यादा फास्ट एक्सपेंशन था कि मेनी साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि दिस एक्सपेंशन वाज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस आल्सो, बिकॉज जस्ट इमेजिन कि उस छोटी सी सिंगुलैरिटी में, इसमें इस पूरी यूनिवर्स की एनर्जी थी, वो कितनी ज्यादा एनर्जी रही होगी इतने कम से स्पेस में कि बाहर आना तो लाजमी था। एंड ऑब्वियसली द स्पीड वाज सपोज्ड टू बी दिस मच, बट दिस इज व्हाट द साइंटिस्ट से। एंड अ वेरी फन फैक्ट इज नो वन नोज व्हाट हैपेंड बिफोर बिग बैंग, बिकॉज द थियरी सेज दैट ये सारी चीजें जो भी एग्जिस्ट करती है, जो भी हम मानते हैं, इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो कि आज हम फॉलो करते हैं, वो भी बिग बैंग के जस्ट बात से शुरू होती है। मतलब सिंगुलैरिटी से पहले क्या था, वो सिंगुलैरिटी कहां से आया, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। वो सब तो ठीक है, बट नाउ तो सोचने वाली बात इज कि इस एक्सप्लोजन के बाद जो स्पीड थी जिससे कि यूनिवर्स का मैटर एंड एनर्जी एंड सब कुछ फैल रहा था, was close to the speed of light, और initially it was more than the speed of light. So क्योंकि ये सारी चीजें इतनी तेजी से फैल रही थी, तो just imagine कि सारी चीजें कितनी ज्यादा दूर जा रही होंगी, and that's the reason कि आज के डेट में यूनिवर्स एक्सपैंड होकर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम यूनिवर्स के एक छोड़ क्या है मुझे नहीं पता, बट जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं एटलीस्ट वहां से कहीं दूर जा सके। कोई अंदाजा ही नहीं है, दूर भी कहाँ जाओगे, कुछ नहीं पता, कहाँ अंत है कहाँ शुरुआत है, जो है वही है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब क्योंकि चीजें काफी रैपिड पेस पे एक्सपैंड हो रही थी, स्पेस में जो एक हॉटनेस क्रिएट हो गई थी वो भी ड्रामेटिकली कूल डाउन होने लगी, अंटिल इट रीच्ड अ पॉइंट जहां ये इन्फ्लेशन स्लो हो गया और स्पेस का कूलिंग डाउन शुरू हो गया। और फाइनली इस बिग बैंग के बाद आता है हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन का तो सबसे इंपॉर्टेंट एरा, द रेडिएशन एरा एंड द मैटर एरा। अब अगर मैं आपको इन दोनों एराज को एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो घंटों लग जाएंगे, और एक वीडियो छोड़ो 10 वीडियोस भी कम पड़ जाएंगे। बट अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो एराज थे जिसकी वजह से हमें साइंस के बहुत ही बेसिक कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम, ग्रेविटी, न्यूक्लियस, हाइड्रोजन, electromagnetism और helium मिले, which all are considered to be the raw materials that have become the building blocks for everything that we see today. और फिर धीरे धीरे ऐसे ही कई सारे प्रोसेसेस के कारण बना हमारा अर्थ, हमारा सन, हमारा मून एंड अदर प्लैनेट्स।
अब वीडियो के इतने पार्ट को देख करके तो ऐसा लगता है कि साइंस को आज भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ों के एग्जिस्टेंस के बारे में ढूंढना बाकी है कि वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई एंड एक्चुअली में हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें क्यों होती है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जो कि ऐसी ऐसी बातें बताते हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में जो कि शायद साइंस अभी तक नहीं जानता। अब वो बातें सही है गलत है वो हमें आगे और रिसर्च करके पता चलेंगी, बट अभी जितना इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं आपको शेयर करता हूँ। बात करते हैं हिंदुइज्म की। अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूँ तो हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज यानी कि एंशिएंट वेदास, पुराणास एंड स्क्रिप्चर्स इतने सारे हैं, ये जाहिर सी बात है कि थियरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स भी ढेर सारी होंगी। उन्हीं में से एक हिंदुइज्म थियरी टेल्स अस दैट जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो एक्चुअली एक मल्टीवर्स का पार्ट है। आई नो ये सुनने में ऐसा लगता है कि हम मार्वल की किसी मूवी की बात कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लिखा है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। साइंस के अकॉर्डिंग ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सेस एक टाइम पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सेस होती है उन्हें बहुत बेसिक डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्स ऐसा होगा जहाँ पे मैं ऐसे बैठा हूँ, दूसरे यूनिवर्स में मैं सेम शूट कर रहा हूँ, सब कुछ सेम होगा, बस मेरे शर्ट का कलर ब्लू की जगह पे ग्रीन होगा। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस एंड यू हैव अ न्यू यूनिवर्स, दैट्स व्हाट साइंस सेज। बट ये जो थियरी है ना मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस की, वो सारे साइंटिस्ट भी नहीं मानते। ओनली सर्टेन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स हैं जो कि इस थियरी ऑफ मल्टीवर्स पे विश्वास करते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द मल्टीवर्स थियरी ऑफ हिंदुइज्म, उनका मानना है कि हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो सिर्फ अकेला प्रेजेंट यूनिवर्स नहीं है। इनफैक्ट हमारी ही तरह देयर एग्जिस्ट एन इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस जो बीतते वक्त के साथ कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी। तो इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स का भी अंत होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो भी साथ में खत्म हो जाएंगे। सबका एक निर्धारित समय है एंड सब अपने अपने समय के अनुसार ही खत्म होगा। अब आप ये बोलोगे कि यार मल्टीवर्स वगैरह तो ठीक है, बट सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, तो फिर भगवान की बातें क्यों नहीं कर रहे हो? देयर हैज टू बी समवन हु इनिशिएटेड द ग्रैंड क्रिएशन ऑफ द मल्टीवर्स इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? और मे बी समवन जो इस मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट करता हो, समवन हु लुक्स आफ्टर इट। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, लॉर्ड विष्णु इस मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड उन्होंने ही इस मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। अकॉर्डिंग टू द थियरी, इस पूरे ब्रह्मांड के क्रिएशन से पहले भगवान विष्णु अपने बड़े से सर्पेंट बेड आदिशेषा पर रेस्ट कर रहे थे जब उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिला। और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी की नाभि से इसी कमल के फूल का खिलना हमारे यूनिवर्स का स्टार्ट था, उसका जन्म था। इस यूनिवर्स के पूरे क्रिएशन का फाउंडेशन थे द हिंदू ट्रायड ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। महेश विच इज द अदर नेम फॉर लॉर्ड शिवा। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी की नाभि से जो कमल खिला था उस कमल के सेंटर में ब्रह्मा जी बैठे हुए पाए गए थे। अब क्योंकि इसी फूल के कारण हमारा यूनिवर्स बना था, तो माना जाता है कि ब्रह्मा जी हमारे यूनिवर्स के क्रिएटर है। ब्रह्मा जी ने इसी कमल के फूल को 3 हिस्सों में बांटा और बनाए 3 लोकास और द 3 वर्ल्ड्स। स्वर्ग लोका द हेवेंस, जहां माना जाता है कि देवता रहते हैं। भूलोका द यूनिवर्स, जहां सारी मटेरियलिस्टिक चीजें रहती हैं, जहां हम और आप रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भूलोक इज वन ऑफ द लोएस्ट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इज थॉट टू बी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑल रियलिटी एज अ होल। और फिर आता है पाताल लोक, द अंडरवर्ल्ड, जहां दानव, दैत्य, यक्षा, राक्षस रहते हैं। इनफैक्ट एक थियरी ये भी मानती है कि आउट ऑफ लोनलीनेस ब्रह्मा जी ने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था एंड फ्रॉम देयर केम द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर्स, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स। सो ऑल इन ऑल ब्रह्मा जी एक ऐसे यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेटिव है जो कि परमानेंट नहीं टेम्पररी है। तो जब इस यूनिवर्स का अंत होकर एक नए यूनिवर्स का जन्म होगा तो ब्रह्मा जी का भी अंत होगा और एक नए ब्रह्मा भगवान का जन्म होगा। और जैसे जैसे नए यूनिवर्सेस क्रिएट होते रहेंगे वैसे वैसे हर नए यूनिवर्स के साथ एक नए क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा देवता का जन्म होगा। इसके बाद आते हैं भगवान विष्णु जो कि इस पूरे यूनिवर्स का पालन पोषण करते हैं। ही इज कंसिडर्ड अ फादर लाइक फिगर ऑफ द फैमिली बिकॉज ही इज द सुप्रीम ब्राह्मण। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर धर्मा एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एंटायर कॉस्मोस। लॉर्ड विष्णु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द एंटायर इटर्नल मल्टीवर्स। वो मल्टीवर्स में प्रेजेंट सारे यूनिवर्सेस की लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरीथिंग कम्स इनटू बीइंग फ्रॉम हिम एंड बाय हिम, ही इज इटर्निटी। एंड लास्टली कम्स द डिस्ट्रॉयर, लॉर्ड शिवा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीवर्स में कई यूनिवर्सेस का अंत होता है और उसकी जगह पे एक नए यूनिवर्स का जन्म भी। और हम तो अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि बदलाव ही संसार का नियम है। तो शिव जी भी ठीक वही काम करते हैं। जब भी किसी यूनिवर्स का अंत नजदीक होता है तो शिव जी इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं इनटू नथिंगनेस ताकि एक न्यू यूनिवर्स का जन्म हो सके। बट शिवाज डिस्ट्रक्शन इज नॉट आर्बिट्रेरी, it's supposed to be constructive. This is because he destroys in order to renew and regenerate life forms and facilitate the transformation, evolution and modifications of nature. Through destruction, he facilitates the smooth transitions of things and events from one stage to another, from one universe to another. In the end, when we have made sufficient progress and are willing to become transformed into light and wisdom without any inner conflict, he destroys death itself. Since he is so vital to life and existence, Shiva is synonymous with life and Shiva. The absence of Shiva
with death. That is, Shiva is existence or life and Shava is non-existence or death. तो अब तक हमने ये देख लिया कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में, साइंस का और रिलीजन का, हमारे हिंदुइज्म का क्या कहना है। बट इसके अंत के बारे में भी क्या साइंस और रिलीजन की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैच करती हैं? लेट्स फाइंड आउट। साइंस ये कहता है कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था बिग बैंग की वजह से और हमारे यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन होगा जस्ट द अपोजिट, द बिग क्रंच के कारण। अब जैसे कि लाइट और डार्कनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही यूनिवर्स में भी लाइट के अलावा कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो कि लाइट के अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल द डार्क एनर्जी, द डार्क मैटर। वैसे साइंटिस्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा डेटा तो इकट्ठा नहीं कर पाए, पर उनका ये जरूर मानना है कि इस यूनिवर्स में मैक्सिमम हिस्सा ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही मेकअप करती है, एज हाई एज 80% ऑफ द एंटायर स्पेस। तो अब थियरी ये है कि जिस भी दिन यूनिवर्स का एंड होगा, हमारे स्पेस की सारी चीजों को यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्लैक होल के रूप में सक कर लेगी। हेंस वंस अगेन कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिन, वन हॉट टाइनी एंड डेंस सिंगुलैरिटी। और यहीं से फिर से एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा जिसमें कि एक नए यूनिवर्स का जन्म होगा आउट ऑफ सिंगुलैरिटी। अब ये बस एक अजम्पशन है एंड इसको भी बहुत कम साइंटिस्ट मानते हैं, ऑल ऑफ दोज हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। नाउ वंस अगेन कई सारी और भी थियरीज हैं दैट एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स विल एंड अकॉर्डिंग टू साइंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थियरीज दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट इज दिस वन दैट वी जस्ट शेयर्ड। हिंदुइज्म ऑन द अदर हैंड सीम्स टू हैव अ सिमिलर टेक एज साइंस ऑन हाउ द यूनिवर्स विल एंड। जो हिंदू यूनिवर्स क्रिएशन की थियरी हमने आपको बताई, उसमें हमें ये पता चला कि भगवान विष्णु इस पूरे मल्टीवर्स के रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा मल्टीवर्स जो कि बिना किसी बिगिनिंग या बिना किसी एंड के एग्जिस्ट करता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी यूनिवर्सेस जन्म लेंगे फिर खत्म होंगे, उन सारे यूनिवर्सेस का क्रिएशन डिपेंड्स ऑन लॉर्ड विष्णु, बिकॉज इट इज थ्रू हिम दैट ऑल दिस यूनिवर्सेस विल टेक बर्थ इन द फर्स्ट प्लेस। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्स का लाइफ स्पैन होता है एक महाकल्पा, दैट इज 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। और ये सेम टाइम स्पैन होता है भगवान विष्णु की सांस का। जब वो एक्सेल करते हैं तो हजारों यूनिवर्सेस का जन्म होता है और साथ में जन्म होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का, यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा का। जब वो इनहेल करते हैं तब ऑल द यूनिवर्सेस गेट सक्ड इनटू अ डार्क एनर्जी एंड द ब्रह्मा डाइज, व्हिच साउंड्स सिमिलर टू द बिग क्रंच थ्योरी ऑफ साइंस एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द ब्रह्मा पार्ट। इसके अलावा हिंदुइज्म आल्सो सेज दैट द एंटायर यूनिवर्स कम्स टू एन एंड एट द एंड ऑफ ब्रह्मास लाइफ। और ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन होता है 100 साल। अब आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन 100 साल है तो मतलब यूनिवर्स तो 100 साल में खत्म हो जाना चाहिए। बट गाइज, वो भगवान है, लॉर्ड ब्रह्मा, उनका 100 साल हमारे 100 साल से काफी अलग है। 100 ब्रह्मा ईयर्स का कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है, तो उसे समझने के लिए पूरी अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन टू कट दैट एंटायर कैलकुलेशन शॉर्ट, 100 ब्रह्मा ईयर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। और करंटली हम 51st ब्रह्मा ईयर के फर्स्ट डे में जी रहे हैं, तो मतलब अभी 49 ब्रह्मा ईयर्स और बाकी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि अगर आपने मूवी इंटरस्टेलर देखी होगी, अगर आपको आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आपका जो समय बीतता है वो अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग तरीके से बीतता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके सामने, आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट है उसका ग्रेविटेशनल पुल कितना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्लैक होल के नजदीक होते हो तो वहाँ पे समय स्लो हो जाता है। हमारे अर्थ पे ऐसा समय, वहाँ पे शायद कुछ और तरीके से समय बीत रहा होगा। इसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन इन दिस यूनिवर्स, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स अराउंड यू, डिपेंडिंग ऑन हाउ हेवी द things are, depending on their gravitational pull, the time will be faster or slower to the time that is passing by here in Earth. Isn't it sounding similar to this entire Brahma timing theory? क्योंकि वहाँ पे भी यही बातें कही जा रही है कि ब्रह्मा जी का 100 साल हमारे लिए 311.04 ट्रिलियन ईयर्स होगा। तो इज इट लाइक ब्रह्मा जी लिव्स इन अ प्लैनेट जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल का खेल कुछ ऐसा है कि उनका 100 साल हमारे लिए ऐसे जा रहा है? अगर हम सारी चीज़ों को ऐसे देखें तो ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को आइंस्टीन ने इतने टाइम के बाद देखा, वो चीज़ हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इतने टाइम पहले ही मेंशन थी कि देयर इज समथिंग लाइक द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और मे बी समथिंग लाइक द थियरी ऑफ डायलेशन एंड व्हाट नॉट। तो ये थी थियरी साइंस और रिलीजन की अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। आई एम श्योर कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होंगे अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, अबाउट ये सारी चीज़ें कैसे आई, कैसे नहीं आई, क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। बट जिस तरीके से साइंस डेवलप कर रहा है, आई एम श्योर कि साइंस के पास भी कुछ आंसर्स होंगे। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि जिस तरीके से हम अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो हमारे पास और भी ज़्यादा आंसर्स होंगे इन दोनों ही चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को समझने का। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या साइंस जिस चीज़ों को आज एक्सप्लेन कर रहा है वो एक्चुअली में हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है? जो हमारे एंशिएंट टेम्पल्स आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं, कई लोग ये भी मानते हैं कि वो एंशिएंट एलियंस बना के गए, मतलब कुछ एलियंस थे जो कि धरती पे आए थे, उन्होंने ऐसा बनाया एंड शायद उन्हीं एलियंस को हम भगवान मानते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। हमने ये भी डिसाइड किया कि हम अभिजीत चावड़ा सर को लेके आएंगे अपने इस बिग ब्रेन को के चैनल पे, जहाँ पे वो अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे अबाउट रिलीजन, अबाउट गॉड, अबाउट साइंस। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को, बिकॉज वी आर हियर फॉर मेकिंग योर ब्रेन बिगर।